नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गौरव ज्ञान विहार पर, जिसमें कि पॉलिटी की एक सीरीज में बात चल रही थी, जिसमें कि मैंने शुरुआत में भारत में जो ब्रिटिशर्स आए थे उनकी पृष्ठभूमि बताई थी कि किस प्रकार अपन संविधान की पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे। संविधान की पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे कि किस प्रकार भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार निर्मित हुआ। उस संविधान की पृष्ठभूमि को समझने से पहले मैंने आपको कल के वीडियो में ये बताया था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन स्थापित किया, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने शुरुआत में पहले बम्बई प्रेसिडेंसी को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद मद्रास को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद बंगाल को, और तीनों प्रेसिडेंसियों पर उनका कब्जा हो गया। उसके बाद 1764 का जो 1764 का बक्सर का युद्ध था, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। मैंने ये भी बताया कि रॉबर्ट क्लाइव ने वहां द्वैत शासन की स्थापना की। द्वैत शासन यानी कि जिसको दोहरा शासन कहते हैं, कि जिसमें जो क्लाइव था वो खुद तो राजस्व वसूली का कार्य कर रहा था, दीवानी का कार्य कर रहा था, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य था वो वहां के नवाब को सौंप रखा था। इसी बीच सबसे पहला एक्ट आया 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। आज विशेष चर्चा करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग का मतलब वो होता है, रेगुलेटर। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, जैसे अपने गैसों में भी रेगुलेटर, अक्सर रेगुलेटर दिया जाता है। और हम ये भी जानते हैं रेगुलेटर का मतलब होता है नियंत्रित करना। किसी चीज को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर लगाया जाता है। तो इसी शब्द से अपन समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत ब्रिटिश संसद को ब्रिटिश संसद को यहाँ पर कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए किस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत पड़ी, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊं कि 1769-70 में बंगाल में पड़ा था अकाल। 1769-70 में बंगाल में अकाल पड़ा, और उस समय एक तो थे जमींदार और एक थी कंपनी। इन दोनों ने चावल का स्टॉक बहुत ज्यादा कर लिया, और चावल का स्टॉक करने के बाद जब अकाल की स्थिति बहुत ज्यादा भीषण रूप ले चुकी थी, तब इन्होंने उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 रुपए की चीज 4 रुपए में मिलने लग गई। लगभग कीमतें 3 गुना तक वृद्धि हो गई। और उस समय ब्रिटिश संसद को जरूरत पड़ी कि भारत में अब एक अधिनियम बनाया जाएगा। और उस समय रेगुलेटिंग एक्ट बनाने के लिए अ, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने किस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट तैयार किया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट को तैयार करने के लिए उसके बाद में 1769-70 के बाद में मैं बताऊं, कंपनी की तो जो वित्तीय स्थिति थी वो दिनों दिन घटती जा रही थी, लेकिन जो अधिकारी थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यानी मैं शुद्ध शब्दों में कहूं तो कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी घाटे में थी, और कंपनी ने सरकार से लोन मांगा। सरकार से कहा कि हमें लोन दे दो। 1 लाख पौंड का लोन सरकार से मांग रही है कंपनी। सरकार को पता था कि भारत से बहुत ज्यादा कर वसूल किया जाता है,
इतना सारा कर आने के बाद भी कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होंगे। और उन कारणों को जांच करने के लिए सरकार को एक अवसर प्राप्त हो गया। सरकार को अवसर प्राप्त हो गया कि अब हम इस बात को लेकर कि कंपनी घाटे में क्यों चल रही है और हम जांच कर सकते हैं कंपनी की। और इसी के तहत आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उस समय क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या क्या प्रावधान आए थे यहाँ पर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे उन पर चर्चा करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक बार पुनः मैं इन शब्दों को समझाऊंगा। एक होता है गवर्नर, एक होता है गवर्नर जनरल, एक होता है वायसराय। गवर्नर गवर्नर का पद केवल उस व्यक्ति के लिए दिया गया था जब वो केवल दीवानी कार्यों को कर रहा था। जब केवल दीवानी का कार्य किया जा रहा था तब तक उस पद का नाम रखा गया था गवर्नर। उसके बाद जब दीवानी और प्रशासनिक दोनों कार्यों को करने के लिए व्यक्ति अपॉइंट किया गया, यानी दीवानी तथा प्रशासनिक कार्य या मैं कहूं फौजदारी कार्य, जब ये दोनों कार्यों को एक व्यक्ति करने लगा तो उसके पद का नाम रखा गया गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नया पद सृजित किया गया जिसको कहते हैं गवर्नर जनरल। जब 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद एक नया पद सृजित किया गया जिसको कहते हैं वायसराय। वायसराय का मतलब एक तरह से समझ लो उप प्रशासक। इंग्लैंड का राजा इंग्लैंड के राजा के द्वारा एक ऐसा प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है जो पूरे भारत पर शासन करेगा। तो उस व्यक्ति को वायस राय कहा गया। इस प्रकार ये तीनों शब्द मैंने डिफाइन कर दिए हैं। तीनों शब्दों के बाद मैं अपन चलते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहला तो यह है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। मुंबई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया। मुंबई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया। उसके बाद में कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार, उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे वारेन हेस्टिंग्स। मुंबई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया। कंपनी
कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार व उपहार लेने पर उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद में गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। जो बहुमत के आधार पर फैसला करेगी। जो बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे। इसके बाद में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। एलिजा इम्पे को बनाया। अगर कंपनी कोई नियम, गवर्नर जनरल कोई नियम, उपनियम या अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करेगा, तो उसे उच्चतम न्यायालय की सहमति लेना आवश्यक होगा। उच्चतम न्यायालय की सहमति लेना आवश्यक होगा। दोबारा से एक बार फिर पुनः मैं समझा देता हूं सभी को। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। मुंबई व मद्रास को अब मुंबई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया और मेन जो ब्रांच बना दी वो बंगाल को बना दिया गया। कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार करने, उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो बहुमत के आधार पर फैसला लेगी। जो कि बहुमत के आधार पर फैसला लेगी। 1774 में अगर पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस सन में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो 1774 में। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। नियम, उपनियम या अध्यादेश जारी करेगा। अगर गवर्नर जनरल नियम, उपनियम और अध्यादेश जारी करेगा तो उसे उच्चतम न्यायालय की सहमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो बनाकर तैयार कर दिया गया। बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है, लॉर्ड नॉर्थ को यह महसूस हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है, वहां की ब्रिटिश संसद को यह महसूस हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है उसमें कुछ खामियां आ गई हैं और उन खामियों को पूरा करने के लिए एक नया अधिनियम बनाया गया जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था 1781।
ये केवल संशोधन करने के लिए आया था। ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हें सुधार करने के लिए आया था, और उन्हें सुधार करने के तहत किया गया सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर दिया। यानी उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार था वो स्पष्ट कर दिया गया, और उच्चतम न्यायालय की अब पूर्ण सहमति लेना आवश्यक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें कहा गया कि अब जो अधिकारी होंगे हाँ, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर दिया, और कहा गया कि जो अधिकारी होंगे उनके प्रशासकीय कार्य उनके प्रशासकीय कार्यों में उच्चतम न्यायालय दखल नहीं देगा। इसी के तहत एक और प्रावधान किया गया, और प्रावधान किया गया कि जो भी फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा वो हिंदू और मुस्लिम जनता को देखते हुए उनके रीति रिवाजों के हिसाब से करेगा। दोबारा से मैं इनको समझाऊंगा। जब ब्रिटिश संसद को पता चला कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, तो उन खामियों को पूरा करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। 1781 में लाया गया ये। इसमें पहली बात तो यह है कि उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको स्पष्ट कर दिया, और साफ साफ कह दिया कि अब उच्चतम न्यायालय से सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो अधिकारियों के प्रशासकीय कार्य होंगे उनमें उच्चतम न्यायालय अब दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसके बाद में हिंदू और मुस्लिम जो जनता थी उनकी सामाजिक रीति रिवाजों को देखते हुए ऐसे फैसले सुनाए जाएंगे कि जिससे उनकी सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत अगर वो फैसले होंगे तो उसी हिसाब से हिंदुओं को हिंदुओं के हिसाब से और मुसलमानों को मुसलमानों के हिसाब से फैसले सुनाए जाएंगे, ना कि अंग्रेज अपने हिसाब से फैसले सुनाएंगे। उनको फैसला सुनाने से पहले उनके सामाजिक रीति रिवाजों को देखना बहुत आवश्यक है। आज इस छोटे से वीडियो में मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो ज़्यादा पाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अवगत कराएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।